गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एंगल होते हैं सोचने के। ये कल वाली क्लास से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले कंप्लीट ट्रांजैक्शंस लिए, फिर कुछ इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस की बात भी की। हमने ये देखा कि जो चार पिलर्स हमने पढ़े थे, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस, इन चारों से रिलेटेड दो दो रूल्स निकल के आते हैं। असेट्स का बढ़ना, असेट्स का कम होना, एक्सपेंसेस का बढ़ना, एक्सपेंसेस का कम होना। ये चारों जो रूल्स हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं, जिसको हम डेबिट ग्रुप बोल सकते हैं। ये चारों आइटम्स एक ग्रुप में हैं। फिर दूसरा ग्रुप है क्रेडिट ग्रुप, जिसमें इनकम्स और लायबिलिटीज आती हैं। वहां पे भी चार रूल्स हैं, इनकम्स का बढ़ना, इनकम्स का कम होना, और लायबिलिटीज का बढ़ना और लायबिलिटीज का कम होना। तो ऐसे केस में हर ट्रांजैक्शन में हमें दो रूल्स लगाने ही हैं। दो एंगल से सोचेंगे तो ही वो दो रूल्स लग पाएंगे। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ये कि सर, जब हम पहली बार सोच रहे हैं ट्रांजैक्शन के बारे में, तो हमें अपने एंगल से सोचना है, जब दूसरा एंगल सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें दूसरी पार्टी के एंगल से सोचना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें दोनों एंगल अपने हिसाब से ही सोचने हैं। मतलब कि देखिए, सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो मिस्टर एक्स जब देखेगा तो भी अपने एंगल से दो एस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेगा, मिस्टर वाई के साथ भी यही होगा। तो कुल मिला के आपको दूसरे के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेकंड पार्टी है उसके एंगल से आपको नहीं देखना है, उसका काम उसको करना है। हमें अपने दो एंगल्स दिखने चाहिए कि हमारे पास क्या आया, हमारे यहां से क्या गया। और ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन में इजीली दिख सकता है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए आज वाली क्लास में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेने वाले हैं इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस के, और समझना वही है, हमें दो एस्पेक्ट्स निकालते आने चाहिए। मैं पहले फिर से आपको सारे रूल्स बता देता हूं। कल वाली क्लास में ऑल्दो हमने सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारे पास रूल्स सामने होने चाहिए। असेट्स का बढ़ना, असेट्स का कम होना, एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना, जिसको हम बोल रहे थे डेबिट ग्रुप। अब देखिए, एक्चुअली डेबिट ग्रुप का मतलब असेट्स और एक्सपेंसेस से है। बढ़ना, कम होना, ये सारी अलग बातें हैं। आपको कुल मिला के ये बात समझनी पड़ेगी कि हमने जो असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज और इनकम्स, इस तरह से चार पिलर्स पढ़े हैं, उसमें से दो जो आइटम थे जो आउटफ्लो से निकल रहे थे, असेट्स और एक्सपेंसेस, वो डेबिट ग्रुप के पार्ट माने जाते हैं, और इनकम्स और लायबिलिटीज क्रेडिट ग्रुप के पार्ट माने जाते हैं। अब इनको यूज कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये चार रूल्स और इससे रिलेटेड और चार रूल्स जो थे वो लायबिलिटीज का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, इनकम्स का बढ़ना और इनकम्स का कम होना, जिसको हम बोल रहे थे क्रेडिट ग्रुप, जिसमें आते हैं दो आइटम लायबिलिटीज और इनकम्स। कुल मिला के चार आइटम्स हैं, जिसमें से दो आते हैं डेबिट ग्रुप में, दो आते हैं क्रेडिट ग्रुप में। ये बात हम कल भी कर चुके थे। अब देखिए, अब हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस लेते हैं जिनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इन ट्रांजैक्शंस को समझने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि हमने ये देखा था कल वाली क्लास में कि सपोज हम किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उसे क्या दे रहे हैं, हम उसे किराया दे रहे हैं कि हम उसे कैश दे रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम उसे कैश का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंस हो रहा है वो रेंट है। ऐसे ही केस में जब हमें किराया मिलता है तो हमें मिल तो कैश ही रहा है, लेकिन जो हमारी इनकम हो रही है उस इनकम का नाम है रेंट। तो ऐसे केस में रेंट का मिलना मतलब ये कि रेंट नाम की इनकम का कैश के फॉर्म में मिलना। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी तो आपको रूल्स भी इजीली लगाते आ जाएंगे। अब देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हमने कल वाली क्लास में किए थे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, वो थोड़े से सिंपल थे, क्योंकि हमने वहां पे क्रेडिट में आइटम्स खरीदे थे या फिर क्रेडिट में आइटम्स बेचे थे। लेकिन प्रॉब्लम होती है सर्विस नेचर वाले ट्रांजैक्शंस में, जैसे कि हमने टाइमली अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं किया, हमको टाइमली रेंट का पेमेंट नहीं मिला, जिसमें सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। तो आज वाली क्लास में हम उन सर्विस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात करने वाले हैं, जिनमें हम अगेन कोशिश करेंगे हम दोनों इफेक्ट्स इजीली ढूंढ पाए। अब देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ द मंथ। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब इस ट्रांजैक्शन को हमको दो एंगल से समझना है, दो एस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करनी है।
इन 8 ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शन यहाँ पे लगने वाले हैं। लेकिन मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करूं उससे पहले हम बात करते हैं ड्यू डेट की, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी ड्यू। वैसे तो हमने ये ट्रांजैक्शन पहले भी देखा है कि हमारे पास एम्प्लॉय आता है एट द एंड ऑफ द मंथ और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारा पेमेंट नेक्स्ट मंथ में कर देंगे या आने वाले कुछ दिन में कर देंगे। तो ऐसे केस में उसने अपना काम कर लिया है पर हमें उसको सैलरी देनी बाकी है, तो हमारे लिए ये ड्यूटी टू पे है, हमारे लिए ये लायबिलिटी है। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होगी। लेकिन अब हमको सबसे पहले ड्यू डेट पे क्या हो जाता है ये समझना होगा। देखिए, कोई भी खर्चा होगा या फिर कोई भी इनकम होगी, अगर उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, भले उसका पेमेंट हो या पेमेंट ना हो पाए, लेकिन वो हमारे लिए एक्सपेंस मान लिया जाएगा। मतलब ये कि अगर 1 अप्रैल को एम्प्लॉय ने काम करना चालू किया, न्यू जॉब में आया, उसने काम करना चालू किया और उसे पहली बार सैलरी मिलने वाली है 1 महीने बाद 30 अप्रैल को, तो ऐसे केस में यहां से यहां तक 1 महीने का पीरियड उसने सर्व किया और 30 अप्रैल को हमने उसे पेमेंट नहीं किया। सैलरी का पेमेंट हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि कैश हमारे पास अवेलेबल नहीं था और हमने उसे बोला कि हम उसे सैलरी का पेमेंट आने वाले कुछ दिनों में कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि जैसे ही 30 अप्रैल ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ गई, हमने चाहे उसे कैश में पेमेंट किया हो या हम कैश में पेमेंट नहीं कर पाए हो, लेकिन सैलरी नाम का एक्सपेंस हमारा इनकर हो चुका है। एक्सपेंस का इनकर होना समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए एक्सपेंस इनकर होता है जब हमने सामने वाली पार्टी से सर्विस रिसीव कर ली है। आपको ये लग सकता है कि जब हमने सैलरी का पेमेंट किया ही नहीं तो सैलरी का खर्चा कैसे हो गया। मैं आपको अभी इससे पहले जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि जब हमें रेंट मिलता है तो रेंट नाम की इनकम कैश के फॉर्म में मिल रही है। जब हम किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट नाम का एक्सपेंस कैश में पे कर रहे हैं। कुल मिला के 2 अलग अलग चीजें हैं। एक्सपेंस है रेंट लेकिन पेमेंट हो रहा है कैश में। तो अब यहाँ पे सैलरी नाम का एक्सपेंस हो चुका है क्योंकि सामने वाले एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन हमने उसको कैश मोड में पेमेंट नहीं किया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आपको इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक्सपेंसेस का इनकर होना मतलब कि ड्यू डेट का आ जाना। अब अगर उस ड्यू डेट पे हम पेमेंट कर देते हैं तो वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर उस डेट पे हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि खर्चा तो हमारा हो गया। तो मतलब खर्चे का पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता है क्या? खर्चे का पेमेंट से मतलब होता है, लेकिन अगर खर्चे के साथ साथ उसका पेमेंट भी कर दिया जाए तो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पर अगर खर्चे का उसी दिन पेमेंट ना किया जाए तो ऐसे केस में एक्सपेंस हो जाता है पर उसका पेमेंट नहीं हो पाता। हमें ऐसा लगता है कि एक्सपेंस ही पेमेंट है, पेमेंट ही एक्सपेंस है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए समझने में प्रॉब्लम आती है। एक्सपेंस अलग है, पेमेंट अलग है। ड्यू डेट अगर आ गई है तो चाहे हमारी जेब से 1 रुपए का भी कैश का आउटफ्लो ना हो, एक्सपेंस तो भी हो जाएगा। आप सोच के देखिए, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से सपोज आप किसी दिन वॉलेट ले जाना भूल गए और बहुत सारे आइटम्स आपको परचेज करने थे। एक ही शॉप पे गए, आपने सारे आइटम्स परचेज कर लिए और आपको वो शॉपकीपर अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे केस में उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप अभी लेके चले जाओ, आप बाद में आके पेमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने जब वो एक्सपेंसेस, जब वो आइटम्स परचेज किए, आपका खर्चा इमीडिएटली हो गया था, बस उस खर्चे का पेमेंट नहीं हो पाया है, उस एक्सपेंस का पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ऐसे केस में एक चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर ड्यू डेट आ गई है तो एक्सपेंस और इनकम का होना बिल्कुल तय है। अब चाहे पैसा आए या पैसा नहीं आए, क्योंकि ये फंडा जो है वो केवल एक्सपेंसेस के लिए नहीं है। एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो इनकम्स जो है वो ड्यू होती है, वो अक्रू होती हैं। ये 2 अलग अलग शब्द यूज होते हैं अकाउंट्स में, आपको धीरे धीरे ये शब्द याद रह जाएंगे। पहला है एक्सपेंसेस का इनकर होना। इनकर होना मतलब ड्यू डेट आ गई, एक्सपेंस हो गया। वैसे ही इनकम अक्रू होती है। एक्सपेंसेस के लिए और इनकम्स के लिए 2 अलग अलग शब्द यूज होते हैं। एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज होता है इनकर होना,
इनकम्स के लिए वर्ड यूज होता है अक्रू होना। अक्रू होने का मतलब है कि हमने पैसे कमा लिए हैं, अब पैसे मिले हों या नहीं मिले हों, और हमको ये लगता है कि जब तक पैसे मिलेंगे नहीं तब तक कमाए कैसे। मतलब ये है कि जब तक फीस रिसीव नहीं हुई है तब तक अर्न भी नहीं हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसकी ड्यू डेट आ चुकी है तो इनकम अक्रू हो गई। इनकम अक्रू हो गई मतलब हमारा लीगली राइट टू रिसीव जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। तो ऐसे केस में इनकम हमारी हो गई है लेकिन हमने अभी तक उसे रिसीव नहीं किया है। तो अगर आप पेमेंट और एक्सपेंस, फिर रिसिट और इनकम, इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तो आपको इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस नहीं बनेंगे। इसीलिए आप कुछ एग्जांपल्स ऐसे सोचने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको और चीजें क्लियर हो कि इनकम ड्यू हो रही है पर रिसीव नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हर ट्रेड में होता है। गुड्स के केस में भी हो सकता है, हम गुड्स बेचते हैं पर हमको सामने वाला पेमेंट देके नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर हमने उसे गुड्स बेच दिए हैं तो कभी ना कभी तो वो पैसे देगा ही देगा। तो गुड्स बेचने भर से हमारी इनकम हो जाएगी। हमने कलेक्शन नहीं किया है ये अलग बात है। इनकम और उसका कलेक्शन दो अलग अलग बातें हैं। एक्सपेंस और उसका पेमेंट ये भी दो अलग अलग बातें हैं और इन दोनों को अलग अलग ही रखना होगा, अदरवाइज कंप्लीट ट्रांजैक्शन और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में ही हम कंफ्यूज होते रहेंगे। अब इस कंसेप्ट को जो मैंने अभी आपको बताया है इसको ध्यान में रखते हुए हम पहला ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमको दो एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, दो एंगल से देखना है। लिखा हुआ है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने का एंड आ चुका है पर हमने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे केस में अगर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ चुकी है, मतलब कि सैलरी पेमेंट की ड्यू डेट आ चुकी है, उस दिन हमें सैलरी का पेमेंट करना था पर हम नहीं कर पाए हैं, तो क्या एक्सपेंस हो गया है क्या? द आंसर इज यस। खर्चा तो हमारा हो गया पर पेमेंट नहीं हुआ है। तो जो पहला यहाँ पे रूल लगेगा, 8 ऑप्शंस हैं, पहला रूल लगेगा एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, भले उसका पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। दूसरा, वो ट्रांजैक्शन जो है, अब चूंकि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है तो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में एक रूल तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक रूल तो दो में से ही कोई लगेगा, ड्यूटी टू पे या राइट टू रिसीव, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है। तो बस हमें ये सोचना है कि हमारी तरफ से पेंडिंग है कि उनकी तरफ से पेंडिंग है। तो यहाँ पे सैलरी ड्यू हुई है और पे नहीं हुई है। पे नहीं हुई है मतलब हमने पेमेंट नहीं किया है, एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन हमारी तरफ से पेंडिंग है। और अगर ट्रांजैक्शन हमारी तरफ से पेंडिंग है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई, जिसको हम ड्यूटी टू पे भी बोल सकते हैं। अब इन चीजों का प्रॉपर नाम होता है, हर ट्रांजैक्शन में जो ये दो आइटम्स, दो एस्पेक्ट्स हम ढूंढ रहे हैं, इनका अलग अलग नाम होगा, पर नाम पे हम बाद में आएंगे, डेबिट क्रेडिट में बाद में आएंगे, क्योंकि हमें जो दिमाग में सोचना होता है हम पहले वो सोचना सीख जाएं, फिर डेबिट क्रेडिट बहुत आसान है। मतलब मान के चलिए हम डेबिट क्रेडिट से एक स्टेप पीछे हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हमें ये दो एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं तो। अब ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें एक्सपेंस बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ी। कल जो बात हमने की थी कि अगर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है। अगर दोनों सेम ग्रुप के होते तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता। खैर चलिए, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन की। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द मंथ, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए फिर से इस ट्रांजैक्शन में वर्ड आ रहा है ड्यू और उसके साथ लिखा हुआ है बट नॉट रिसीव्ड। यहां पे लिखा था ड्यू बट नॉट पेड, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पे सैलरी हमें पे करनी थी, हमने टाइमली पे नहीं की। यहाँ पे रेंट हमें रिसीव होना था पर हम जो रेंट है इस ट्रांजैक्शन में वो टाइमली रिसीव नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे केस में क्या रेंट रिसीव करने की ड्यू डेट आ चुकी है क्या? ड्यू डेट पहली बात कब आई होगी? यहाँ पे एट द एंड ऑफ द मंथ तो मैं हर बार लिख रहा हूं, पहले भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, लेकिन ट्रांजैक्शन कई बार यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
यहाँ पे एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने लिखा है, पर आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे एट द एंड ऑफ द मंथ भी नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये सिंपल सी बात है, जो भी उसकी ड्यू डेट होगी वो आ चुकी है और उस दिन हमें रेंट नहीं मिला है। मतलब ड्यू डेट कब आई होगी? जब हमने अपनी सर्विसेज दे दी होंगी और पेमेंट रिसीव करने की बात आई होगी तो हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ होगा, पर सर्विसेज हमने दे दी हैं। तो ऐसे केस में हमने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन हमें दूसरी पार्टी से पेमेंट रिसीव होना अभी बाकी है। तो अगर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ चुकी है तो वहां पे इनकम एक्सपेंस दोनों में से जो भी होगा, अगर हमने कमाए हैं पैसे तो हमारी इनकम हो जाएगी, फिर चाहे पैसे मिले हो या नहीं मिले हो। अगर हमने पैसे खर्च किए हैं तो चाहे हमने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, एक्सपेंस इनकर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रेंट हमें मिलने वाला है पर मिला नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि इनकम अक्रू हो गई है? बिल्कुल, इनकम अक्रू हो गई है पर रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ जाना मतलब इनकम का अक्रू हो जाना, मतलब हमने पैसे कमा लिए। एक्सपेंसेस के साथ भी वही है, ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आ जाना मतलब एक्सपेंसेस का इनकर हो जाना, फिर चाहे पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ। और देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये सर्विसेज के केस में ही प्रॉब्लम देती हैं, क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है। अब गुड्स की बात होती तो गुड्स आते हुए दिखते तो हमको समझ में आता, चलो एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर लिया। पर सर्विसेज के केस में ये प्रॉब्लम आती है, और सर्विसेज मतलब या तो एक्सपेंसेस होंगे अगर किसी ने हमें सर्विसेज दी है, या फिर इनकम्स होंगी अगर हमने किसी को सर्विसेज दी है। तो दोनों के लिए फंडा तो बिल्कुल सेम ही है, वर्ड्स अलग अलग हैं। एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज होता है इनकम होना, और इनकम्स के लिए वर्ड यूज होगा अक्रू होना। अब देखिए रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड में क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि हमने पैसे कमा लिए हैं? द आंसर इज यस। हम ये बोल सकते हैं कि रेंट नाम की इनकम हमारी हो गई है, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, इनकम बढ़ गई। पहला रूल ये लगा। अब दूसरा, अब चूंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक इफेक्ट तो यही हो जाएगा कि या तो हमें पैसे मिलने वाले होंगे या तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, राइट टू रिसीव या फिर ड्यूटी टू पे। तो ऐसे केस में यहाँ पे सोच के देखिए किस पार्टी ने अपना काम पूरा कर लिया है, हमने कि सामने वाली पार्टी ने। ऑब्वियसली अगर हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो मतलब हमने अपनी तरफ से सर्विसेज दे दी हैं, सामने वाली पार्टी से अब हमें पैसे कलेक्ट करने हैं। तो कलेक्ट करने हैं तो हम इसको राइट टू रिसीव बोल सकते हैं। ये जो नॉट रिसीव्ड लिखा हुआ है इसकी वजह से असेट हमारा इंक्रीज हो गया, राइट टू रिसीव। और मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने राइट टू रिसीव की बात पहले ही बहुत अच्छे से कर ली है। टाइमली पैसे नहीं रिसीव होते हैं जब, तो पैसे लेने का राइट स्टैब्लिश हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं असेट्स का बढ़ना। अब देखिए इनकम क्रेडिट ग्रुप का आइटम है, असेट जो है वो डेबिट ग्रुप का आइटम है। इनकम भी बढ़ रही है, असेट भी बढ़ रहा है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बिल्कुल दो अलग आइटम्स थे, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अगेन सेम था, क्योंकि दोनों का ग्रुप अलग अलग था। ग्रुप सेम तो डायरेक्शन ऑपोजिट, ग्रुप अलग अलग तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है हम हर ट्रांजैक्शन में देखते जा रहे हैं, ताकि हर ट्रांजैक्शन को हर एंगल से हम देख लें। जब आप बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए ये दो एग्जांपल्स हटाता हूं, आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सैलरी पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। सैलरी पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। अब अगर जो मैंने आपको बात बताई है ये एक्सपेंस के इनकर होने वाली और इनकम के अक्रू होने वाली, ये बात अगर आपको ठीक ठीक समझ में आई होगी तो ये जो नेक्स्ट दो ट्रांजैक्शन में लेने वाला हूं, पहला तो ये और इसके बाद वाला, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि एक्सपेंसेस का इनकर होना क्या होता है, इनकम का अक्रू होना क्या होता है, तो इन ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आएगी ही। लिखा हुआ है सैलरी पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। जो हमने पहले ट्रांजैक्शन देखा था उसका जस्ट ऑपोजिट ट्रांजैक्शन है ये। वहां पे क्या हुआ था, सैलरी की ड्यू डेट आ गई थी और हमने ड्यू डेट पे भी पेमेंट नहीं किया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ड्यू डेट तो अभी आई ही नहीं है,
हमने अगले महीने की सैलरी उसको आज ही दे दी, तो ऐसे केस में ड्यू डेट तो आएगी नेक्स्ट मंथ में। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सैलरी का पेमेंट चूंकि हो चुका है पर वो पेमेंट हुआ है अगले महीने की सैलरी का, इस महीने की सैलरी की तो बात ही नहीं चल रही है, टाइमली पेमेंट नहीं हो पाया हो ऐसा भी नहीं है, टाइम से पहले ही हमने पेमेंट कर दिया। समझिए एक बात को जरा, ये एक महीने का सपोज पीरियड है और फिर ये उसके अगले महीने का सेकेंड मंथ पीरियड है। तो यहां से एम्प्लॉय ने सर्विसेज देना चालू की, ये एक महीना कंप्लीट हुआ, हमने उसे एक महीने की सैलरी दे दी और हमने उसे यहीं पे इस नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी दे दी जो उसने अभी तक सर्व नहीं किया है। तो ऐसे केस में यहां वाली जो सैलरी हमने उसे करंट मंथ की पे की होगी, बात उसकी नहीं चल रही है। बात इसकी चल रही है कि जो सैलरी का पेमेंट हमने उससे आने वाले महीने के लिए कर दिया है, जिसकी सर्विसेज अभी तक हमें मिल नहीं पाई हैं, हमको उसका कैसे ट्रीटमेंट करना होगा। इसके दो इफेक्ट हमको समझने हैं, सैलरी पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि हमने अपना काम कर लिया कि उसने अपना काम कर लिया, सेकेंड पार्टी ने। तो हमने अपना काम कर लिया है क्योंकि एम्प्लॉय का काम है सर्विसेज देना, हमारा काम है उसे सैलरी देना। हमने उसे सैलरी पहले ही दे दी लेकिन एम्प्लॉय ने अभी तक अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि चूंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक पार्टी ने अपना काम किया है एक ने नहीं किया है, तो हमको एक इफेक्ट तो मिल ही जाएगा, राइट टू रिसीव होगा या ड्यूटी टू पे। तो लेकिन दूसरे इफेक्ट की अगर बात करें तो दूसरा कैसे निकालेंगे यहाँ पे? क्या दूसरा ये हो सकता है क्या कि एक्सपेंस हो गया? अगर आपको लग रहा है कि एक्सपेंस हो गया तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा होता है अपनी ड्यू डेट पे। अगर ड्यू डेट नहीं आएगी तो एक्सपेंस नहीं हो सकता, फिर भले ही चाहे हमने उसका पेमेंट पहले से ही कर दिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिछला जो ट्रांजैक्शन था उसमें ड्यू डेट आ गई थी पर पेमेंट नहीं हुआ था, तो मैंने आपको ये बोला था कि ड्यू डेट आ गई है ना तो एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो वही बात यहां पे भी अप्लाई होती है। ड्यू डेट आई है क्या? ड्यू डेट आई ही नहीं है क्योंकि हमने अगले महीने की सैलरी दी है, तो अगले महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? जब नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे पेमेंट तो हो चुका है पर एक्सपेंस जो है वो इनकर ही नहीं हुआ, खर्चा हुआ ही नहीं है। खर्चा तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती। तो क्या हम एक ही लाइन में इतना बोल सकते हैं क्या कि खर्चा हमेशा अपनी ड्यू डेट पे ही रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज यस, खर्चा हमेशा अपनी ड्यू डेट पे रिकॉर्ड होगा। हम चाहे उस दिन पेमेंट करें या फिर उसके बाद पेमेंट करें या फिर उससे पहले ही पेमेंट करके रख दें। मतलब यह है कि अगर सैलरी का पेमेंट टाइमली नहीं हो पाया तो भी ड्यू डेट पे सैलरी रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगर सैलरी का पेमेंट अगर टाइम से पहले हुआ तो भी पहले सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी ड्यू डेट पे ही सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। मतलब कि सैलरी का रिकॉर्ड होना ड्यू डेट पे ही पॉसिबल है, एक्सपेंस ड्यू डेट के अलावा कभी नहीं हो सकता। उसका पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद भी हो सकता है, उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेंस तो ड्यू डेट पे ही रिकॉर्ड होता है। ये चीज आपको पूरे अकाउंट्स में बहुत काम आने वाली है। हमने भले यहाँ पे इसको समझ लिया है लेकिन ये टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें देखिएगा वापस रिकॉल करनी पड़ेंगी अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो, क्योंकि आपको सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, जो पहला चैप्टर है हमारा जर्नल, वहां पे तो ये काम आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा आने वाले चैप्टर्स में भी ट्रांजैक्शंस इसी तरह के होते हैं। सोचने का जो तरीका है वो यही रहेगा। ये तरीका देखिए पूरे अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप ये मत सोचिएगा कि सर पहला चैप्टर करवा रहे हैं, पहला चैप्टर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है पहले चैप्टर में, जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हो सकता है कुछ अच्छा होगा, कुछ इजी होगा। पहला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिससे पूरा अकाउंट्स कनेक्टेड है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हमें एबीसीडी समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लेकिन हमको लग रहा है कि हम ग्रामर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रामर की शुरुआत तो कहीं ना कहीं बेस तो हमको बनाना पड़ेगा। हमें इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर हमें इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से बननी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए सैलरी पेड इन एडवांस में पहला इफेक्ट जो है, पे तो हो गई है और एडवांस में पे हो गई है। एडवांस में पे हो गई है मतलब ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे केस में ड्यूटी टू पे है कि राइट टू रिसीव है ये सोचना होगा। हमने पेमेंट कर दिया है, सर्विसेज का मिलना बाकी है, असेट बढ़ गया, राइट टू रिसीव, बहुत इंपॉर्टेंट, असेट बढ़ गया, राइट टू रिसीव है, हमें सर्विसेज लेने का राइट है। अब
दूसरा, अगर ये पेड वर्ड आपको दिख रहा है, एडवांस की वजह से तो राइट टू रिसीव हो गया, पेड अगर आपको दिख रहा है तो पेमेंट तो कैश में ही हुआ होगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक असेट हमारा कम भी हुआ होगा, कैश नाम का असेट। याद कीजिए कल वाली क्लास में हमने कैश के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जिसमें कैश का आउटफ्लो भी हो रहा था, कैश का इनफ्लो भी हो रहा था। तो जब भी कैश का आउटफ्लो होता है तो असेट डिक्रीज हो जाता है, कैश नाम का असेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही कैश का इनफ्लो होता है तो कैश नाम का असेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे केस में यहां पे भी तो सैलरी का पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं ना, सैलरी का खर्चा नहीं हो रहा है पर पेमेंट हो रहा है। जो पिछला एग्जांपल था वहां सैलरी का खर्चा हो गया था पर पेमेंट नहीं हुआ था। ये सारे एग्जांपल्स मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें एक्सपेंस और उसके पेमेंट में डिफरेंस समझना है, वैसे ही हमें इनकम और उसकी रिसिप्ट में डिफरेंस समझना है। पैसे मिलना इज नॉट इनकम, पैसे अर्न करना इज इनकम। आप किसी से बहुत सारे पैसे एडवांस लेके बैठ जाओ और उसे ये बोल दो कि ठीक है मैं तुम्हें सर्विसेज देता जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पैसे आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी कमाई हो गई। ड्यू डेट से पहले आप किसी से भी पैसे लेते हैं तो वो आपकी कमाई नहीं हो सकती है, वो पैसे आपको लीगली लौटाने भी पड़ सकते हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होती है। वैसे ही जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास लीगली ये राइट है कि हम उससे पैसे वापस ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारा एक्सपेंस अभी तक नहीं हुआ है, खर्चा नहीं हुआ है जब तक वो अपनी सर्विसेज हमें नहीं दे देता और उस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट नहीं आ जाती है। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक असेट कम हो गया कैश नाम का, एक असेट बढ़ गया राइट टू रिसीव नाम का, पैसे लेने का राइट है, सॉरी पैसे लेने का राइट नहीं है। राइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे लेने का राइट, राइट का मतलब होता है पैसा भी लिया जा सकता है, सर्विसेज भी ली जा सकती है, गुड्स भी लिए जा सकते हैं। जब कभी हम किसी सप्लायर को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं कि चलो तुम एक काम करना गुड्स नेक्स्ट मंथ भेज देना, हम तुमको अभी पैसे दे देते हैं, तो ऐसे केस में ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने अपना काम कर दिया है पर उसका काम बाकी है, तो हमारे लिए राइट टू रिसीव है। पर राइट जो रिसीव करने का है वो कैश रिसीव करने का नहीं है, वो गुड्स रिसीव करने का है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास राइट टू रिसीव है वो राइट टू रिसीव है सैलरी से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, एम्प्लॉय की सर्विसेज रिसीव करने का राइट है हमारे पास। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। असेट डिक्रीज हुआ और असेट इंक्रीज हुआ, दोनों जो रूल्स लग रहे हैं वो असेट के ही लग रहे हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे एक्सपेंस वाला रूल नहीं लगेगा क्योंकि जो ड्यू डेट है वो नहीं आई है। जब तक ड्यू डेट नहीं आएगी एक्सपेंस वाला रूल लग ही नहीं सकता। हम ड्यू डेट से पहले कभी नहीं बोल सकते कि एक्सपेंस बढ़ गया, हम ड्यू डेट से पहले कभी नहीं बोल सकते कि हमारी इनकम बढ़ गई। इनकम और एक्सपेंस के लिए ड्यू डेट का होना जरूरी है। नेक्स्ट मंथ की बातें इस मंथ ड्यू नहीं हो सकती हैं, पिछले महीने की चीजें पिछले महीने में ड्यू हो गई होंगी, इस महीने में ड्यू नहीं होंगी। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। असेट कम हुआ असेट बढ़ा, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कैटेगरी के होने की वजह से दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। खैर चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब 4th देखते हैं, लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। पहले हमने सैलरी से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शन देखे, इससे पहले वाला ये 3rd नंबर और 1st नंबर। अब जो सेकंड ट्रांजैक्शन था और जो ये 4th ट्रांजैक्शन है ये दोनों इनकम से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। पिछला वाला जो ट्रांजैक्शन था उसमें लिखा था कि रेंट ड्यू हो चुका है पर रिसीव नहीं हुआ, मतलब रेंट रिसीव करने की ड्यू डेट आ चुकी थी, तो वहां पे हमने उसे इनकम बोल दिया था। पर यहां पे बात करते हैं जब रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में नेक्स्ट मंथ का, मतलब किसी ने हमें किराया दे दिया है पर वो किराया अगले महीने का है, अभी तक उसने सर्विसेज नहीं ली है हमारी, अभी तक उसने बिल्डिंग को यूज नहीं किया है। तो ऐसे केस में जो किराया उसने हमें दिया है, क्या उस किराए को हम अपनी इनकम बोल सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि अगेन इनकम बोलने के लिए ड्यू डेट का होना जरूरी है। क्या यहाँ पे ड्यू डेट आई है क्या ट्रांजैक्शन की? ड्यू डेट नहीं आई है, नहीं तो ये एडवांस वर्ड लिखा ही नहीं होता, नेक्स्ट मंथ लिखा ही नहीं होता, मतलब ट्रांजैक्शन ड्यू नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन ड्यू नहीं हुआ है मतलब इनकम अक्रू नहीं हुई है, तो मतलब ये पैसे भले हमने कलेक्ट कर लिए हैं, रेंट नाम का अमाउंट हमें मिल चुका है,
देखा जाए तो कैश में मिला होगा, लेकिन रेंट ड्यू नहीं हुआ है, मतलब हमने किराया कमाया नहीं है। तो जब तक हमारे किराए कमाने की ड्यू डेट नहीं आ जाती, रेंट की अर्निंग की ड्यू डेट नहीं आ जाती, तब तक रेंट नाम की इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं कि यहाँ पे दो इफेक्ट कौन से हैं। पहला तो एडवांस में रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ड्यूटी टू पे या राइट टू रिसीव, इन दोनों में से किसी एक का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे था राइट टू रिसीव, क्योंकि हमने किसी को टाइम से पहले पैसे दिए थे। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमें किसी से टाइम से पहले पैसे मिल रहे हैं। एडवांस में अमाउंट का रिसीव होना मतलब भविष्य में हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें सर्विसेज देनी पड़ेंगी। ड्यूटी टू पे, ड्यूटी टू पे मतलब ड्यूटी टू सर्व भी हो सकता है, ड्यूटी टू पे भी हो सकता है। कुल मिला के एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे आप पेमेंट करके करें, उसका पैसा लौटा दें या फिर उसको सर्विसेज दे दें, जो भी करें आपको करना तो पड़ेगा। ऑब्लिगेशन जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे एडवांस में पैसा मिलना अपने आप में एक लायबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं ड्यूटी टू पे। और ड्यूटी टू पे का मतलब ड्यूटी टू सर्व भी हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किराया हमें मिला है और बदले में हमें सर्विसेज देनी है। खैर चलिए, एक इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट ये देखिए कि क्या यहाँ पे हम रेंट को इनकम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, ड्यू डेट नहीं आई है। ड्यू डेट से पहले इनकम एक्सपेंस की बात ही नहीं होगी। पर देखिए यहाँ पे रिसीव्ड लिखा हुआ है, रिसीव्ड लिखा होने से क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनकम अर्न तो नहीं की है लेकिन रिसीव कर ली है? बिल्कुल, इनकम अर्न तो नहीं की है लेकिन रिसीव कर ली है। रिसीव कर ली है तो उसका मोड ऑफ रिसीट क्या है? मतलब ये है कि किस फॉर्मेट में, किस मोड में हमें वो पैसा रिसीव हुआ है। कैश में ही रिसीव हुआ होगा ऐसा माना जाएगा। जब तक ये नहीं लिखा होगा कि पैसे चेक से मिले हैं या बैंक अकाउंट में आए हैं, तब तक हम यही मानते हैं कि पूरा का पूरा पैसा जो है हमें कैश में मिला है। तो अगर पैसा कैश में मिला है तो क्या हमारा कैश नाम का असेट बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं असेट इंक्रीज हो गया। कौन सा असेट इंक्रीज हो गया? कैश, क्योंकि हमने कैश कलेक्ट कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनको ये लगता है कि सर हमने कैश रिसीव कर लिया, पर कैश रिसीव करने को हम असेट क्यों बोल रहे हैं? ये संपत्ति तो हमारी है ही नहीं, अभी तक हमने ये पैसा कमाया ही नहीं है। तो देखिए संपत्ति हमारी ही है, सिर्फ हमारी तरफ से क्या पेंडिंग है, उसे सर्विसेज देनी बाकी है। लेकिन कैश तो कलेक्ट हो चुका है, तो कैश नाम का असेट तो हमारा बढ़ ही चुका है। हमारे पास जो कैश पहले अवेलेबल था उससे ज्यादा कैश आज की डेट में अवेलेबल है, और इस कैश को हम किसी और असेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये पैसा हमें मिला है, और अगर ये पैसा हमने सर्विसेज नहीं दी तो वापस भी करना पड़ सकता है। बट दैट डजंट मीन कि ये आज हमारा असेट नहीं है, ये हमारा असेट है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं असेट और इनकम में फर्क समझिए। हमारी कमाई नहीं हुई है पर असेट जनरेट हो चुका है, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा जब हम इस कैश को यूज करेंगे, और ये कैश हमारा ही है। अगर हमने टाइमली सर्विसेज नहीं दी तो हमें फिर से उसे कैश लौटाना पड़ेगा, तब असेट वापस रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर हमने सर्विसेज नहीं दी तो ये कैश वापस लौटाना पड़ जाएगा, तो असेट फिर से कम हो जाएगा, तो असेट बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? असेट को इतना ही रहने देते हैं, ना आज बढ़ाएंगे ना बाद में कम करना पड़ेगा। देखिए एक चीज समझिए, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चल रहा होगा, जो हम डायरी में नोट कर रहे होंगे, जिसको हम जर्नल बुक बोलते हैं। तो ऐसे केस में जर्नल बुक में हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश बॉक्स में जो कैश अवेलेबल है उससे मैच भी तो होना चाहिए। हमने कैश रिसीव कर लिया है, कैश बॉक्स में पैसे पड़े हुए हैं, पर हम यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये कैश हमारा नहीं है। कैश हमारा ही है, कमाई हमारी नहीं हुई है, और अगर हम सर्विसेज नहीं दे पाए तो हम कैश बॉक्स से कैश निकाल के वापस कर देंगे, तब हम कैश को रिड्यूस कर देंगे बुक्स में भी, क्योंकि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रियलिटी जो हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके हिसाब से ही बनानी है ना। कैश बॉक्स में कैश आ रहा है, बुक्स में हम कैश बढ़ा नहीं रहे हैं, तो मिसमैच होने लग जाएगा। फिर हमें फाइनेंशियल पोजीशन का सही सही पता कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है। खैर चलिए, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। असेट हमारा बढ़ गया कैश नाम का, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई ड्यूटी टू पे। अब असेट और लायबिलिटी, असेट इस ग्रुप का है, लायबिलिटी इस ग्रुप की है। असेट भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ी, दोनों का डायरेक्शन इसीलिए सेम है क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। ये हर ट्रांजैक्शन के बाद मैं बात बोलता रहूंगा
क्योंकि हमको भी इसी तरह से सोचने की आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पे सपोज कुछ स्टूडेंट्स को जैसे यहाँ पे लग सकता है कि रेंट नाम की कमाई बढ़ गई, रेंट नाम की इनकम बढ़ गई, ड्यू डेट को वो भूल गए, ड्यू डेट वाला कंसेप्ट उन्हें याद नहीं रहा, पैसा टाइम से पहले मिल गया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, ये बात उनको समझ में आ रही है। और रेंट जो है वो हमारी कमाई भी है, उन्होंने ऐसा सोचा, जबकि कमाई की ड्यू डेट आई नहीं है, पर फिर भी उनसे गलती हो गई। तो गलती को क्रॉस चेक तो कर सकते हैं, इनकम भी बढ़ रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं अगर, तो दोनों बढ़ कैसे सकते हैं। तो वहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे तो रूल्स के एंगल से गलती हो रही है, क्योंकि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो इनकम बढ़ नहीं सकती है, फिर इनकम रिड्यूस ही हो सकती है, क्योंकि लायबिलिटी और इनकम सेम ग्रुप में आते हैं, और सेम ग्रुप में आने वाले दो आइटम्स का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए है। यहाँ पे जो सही रूल है वो यही है कि असेट बढ़ रहा है और उस असेट का नाम है कैश। तो देखिए, हम बहुत ज्यादा टाइम दे के इन ट्रांजैक्शंस को समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन भले छोटा सा होगा, लेकिन जो कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं वो डिटेल में समझने हैं, ताकि आगे जाके कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर चलिए, ये एग्जांपल्स भी हटाता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन हमें इस ट्रांजैक्शन के थ्रू गुड्स का मीनिंग भी समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि हम अकाउंट्स में गुड्स किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं हम उसी को केवल गुड्स बोलते हैं। और गुड्स में बाइक्स भी आ सकती हैं, मोबाइल फोन्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो हमने तो अभी बात की थी कुछ दिन पहले कि मोबाइल फोन हमारे लिए असेट है। तो देखिए, मोबाइल फोन अगर हम यूज करने के लिए खरीदेंगे तो वो हमारे लिए असेट है, लेकिन अगर हमारी मोबाइल फोन की शॉप है और हम मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं तो ऐसे केस में मोबाइल हमारे लिए असेट नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए गुड्स है। और गुड्स खरीदना, आप सोच के देखिए, हमने सपोज पेमेंट किया, एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, हमने पैसे दिए और बदले में गुड्स खरीदे। इस ट्रांजैक्शन की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, सिंपल ट्रांजैक्शन है, हमने पैसे दिए, गुड्स खरीदे। कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, पैसे का आउटफ्लो हुआ। पैसे का जब भी आउटफ्लो होता है तो दो एंगल से सोच सकते हैं, जो बदले में हमें मिला है उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है या फिर उसकी लाइफ 1 साल से कम है। अगर 1 साल से ज्यादा है तो हम उसे असेट बोलेंगे, और अगर 1 साल से लाइफ कम है तो हम उसे एक्सपेंस बोलेंगे। अब इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम गुड्स की बात करते हैं। हमने जब गुड्स खरीदे, बदले में पैसे दे दिए, तो हमें गुड्स की लाइफ देखनी चाहिए। क्या गुड्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा है? क्या हमने उन गुड्स को इंटेंशनली 1 साल से ज्यादा अपने पास रखने के लिए खरीदा है क्या? द आंसर इज नो। जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है तो हमेशा उसका इंटेंशन ये होता है कि हम जल्द से जल्द इन गुड्स को बेच देंगे और पैसे अर्न करेंगे। तो ऐसे केस में वो गुड्स जो है हमारे लिए असेट नहीं है। गुड्स से रिलेटेड बहुत टेक्निकल कंसेप्ट हमको समझना है, उस टेक्निकल कंसेप्ट की बात बाद में करेंगे, पर पहले बेसिक मीनिंग समझ जाएं कि गुड्स खरीदना मतलब एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं, गुड्स बेचना मतलब इनकम होती जा रही है। क्योंकि गुड्स हमने सालों साल रखने के लिए नहीं खरीदे हैं, यूज करने के लिए नहीं खरीदे हैं, हमने गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए। तो ऐसे केस में अगर हमारा कार का सपोज शोरूम है, तो ऐसे केस में बहुत सारी कार्स हम खरीद रहे हैं, तो वो कार्स भी हमारे लिए गुड्स हैं। और अगर हम वो कार्स भी खरीद रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस की तरह ही क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उन असेट्स को, उन कार्स को हमने यूज करने के लिए नहीं खरीदा है, सालों साल अपने पास रखने के लिए नहीं खरीदा है। तो इसको बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। गुड्स मतलब वो आइटम्स जो हमने बेचने के लिए खरीदे हैं, और गुड्स में आइटम कोई भी हो सकता है। हम कोई छोटा आइटम भी रख सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा आइटम भी रख सकते हैं जो इन जनरल सबके लिए असेट होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी की शॉप हो गई, गाड़ी का शोरूम हो गया, 4 व्हीलर का शोरूम हो गया। तो ऐसे केस में हम जो आइटम रख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए गुड्स है तो वो सबके लिए एक्सपेंस हो। नहीं, आप जो चीजें सर्व कर रहे हैं, आप जो चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए गुड्स हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपसे खरीदेगा वो उसके लिए असेट हो सकता है। हर इंसान अपने अपने एंगल से सोचेगा, हमारे लिए वो गुड्स हैं, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए अगर हम उसके डीलर हैं तो।
अब चाहे हम ऐसे आइटम के डीलर हैं जो विद इन द ईयर कंज्यूम हो जाता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, जैसे पेट्रोल, हम ऐसे आइटम के डीलर भी हो सकते हैं जैसे किराना शॉप, लेकिन हम ऐसे आइटम्स के भी डीलर हो सकते हैं जो बाकी दुनिया के लिए असेट्स हैं। जैसे फोर व्हीलर का शोरूम बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे फर्नीचर का शोरूम। अब फर्नीचर का शोरूम है तो ऐसे केस में फर्नीचर का जो शोरूम है वो डीलर के लिए तो गुड्स है, लेकिन जो फर्नीचर खरीद के अपने घर ले जाएगा या अपने ऑफिस में ले जाएगा उसके लिए वो फर्नीचर असेट हो जाएगा, क्योंकि वो उसे यूज करने वाला है। तो जो असेट के एंगल से खरीद रहा है वो तो ठीक है, सालों साल चलाएगा, लेकिन हम तो उसके डीलर है ना, तो हमारे लिए वो हमेशा क्या रहेगा, गुड्स। और गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, गुड्स बेचना इनकम है। अब इस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, तो ऐसे केस में राइट टू रिसीव या ड्यूटी टू पे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे और पेमेंट नहीं किया, सामने वाले ने अपना काम कर दिया ना, क्योंकि सामने वाले का काम था गुड्स सप्लाई करना, पैसे देना हमारा काम था। तो यहाँ पे गुड्स तो आ गए पर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है। कैश का आउटफ्लो नहीं होने की वजह से कैश नाम का असेट जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो देखिए, पहला लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई लायबिलिटी हमारी? क्योंकि हमें पेमेंट करना पड़ेगा, हमने गुड्स खरीद लिए हैं। तो ड्यूटी टू पे और राइट टू रिसीव में से दोनों में से देखेंगे तो ड्यूटी टू पे ही फिट बैठेगा, क्योंकि पैसे लेने का राइट तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि गुड्स मिले हैं हमको तो पैसे हमें देने हैं। अब ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा, गुड्स परचेज करना अपने आप में क्या है? गुड्स परचेज करना अपने आप में एक्सपेंस बढ़ने जैसा है, और उस एक्सपेंस का नाम है गुड्स। खैर, नाम से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ रूल्स लगाना सीखा है। उन रूल्स का क्या नाम होगा ये फिलहाल हमको नहीं समझना है, वो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ये तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों का ग्रुप कौन सा है, तो लायबिलिटी इस ग्रुप की है और एक्सपेंसेस इस ग्रुप के हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब ये जो है रूल्स के एंगल से भी सही बैठ रहा है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे गलती हो जाती है। जब गुड्स खरीद के हम आते हैं तो वो यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि असेट बढ़ गया, क्योंकि गुड्स उनको लगता है असेट्स हैं, और रूल्स के हिसाब से भी सही बैठ रहा है। असेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, असेट इस ग्रुप का, लायबिलिटी इस ग्रुप की। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गुड्स को आपको असेट्स की तरह नहीं सोचना है, गुड्स को आपको एक्सपेंसेस की तरह सोचना है, वो तो विद इन द ईयर सेल हो जाएंगे। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमेशा अकाउंट्स में इंटेंशन मैटर करता है। प्रैक्टिकली वो गुड्स नहीं बिक पाए तो नहीं बिक पाए तो नहीं बिक पाए, वो नेक्स्ट ईयर में बिक जाएंगे। हमारा इंटेंशन क्या है उससे फर्क पड़ता है। अब सपोज कोई कार खरीदी, किसी प्रोप्राइटर ने, बिजनेस के मालिक ने कार खरीदी बिजनेस पर्पस के लिए, तो जब उसने कार खरीदी थी वो कार का डीलर नहीं है, उसने कार यूज करने के लिए खरीदी है। तो ऐसे केस में जो वो कार उसने खरीदी है वो कार इंटेंशनली तो सालों साल चलाएगा वो, लेकिन 3 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब उसने कार खरीदी थी तब वो अपनी बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा कि असेट रिकॉर्ड करेगा? असेट रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसको इंटेंशन जो था उसका वो तो सालों साल चलाने का था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो सालों साल चल नहीं पाई और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कार जो है वो जीरो हो गई सपोज। तो ऐसे केस में फिर भी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन वो कार खरीदी गई उस दिन वो हमारे लिए असेट की तरह ही रिकॉर्ड होगी बुक्स में। जब उस कार का एक्सीडेंट हुआ तब लॉस की तरह रिकॉर्ड होगी, वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन हमारा क्या इंटेंशन था, इस बात से फर्क पड़ता है। अब जो ये गुड्स हमने खरीदे हैं, हो सकता है ये गुड्स जो हैं आने वाले 2 साल तक हम नहीं बेच पाए, कोई कस्टमर ही नहीं मिले, इन गुड्स की मार्केट में डिमांड ही कम हो जाए। लेकिन फिर भी हमारा इंटेंशन जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो क्या था कि हमारे गुड्स किसी को पसंद नहीं आएंगे, डिमांड नहीं होगी और ये गुड्स पड़े रह जाएंगे। क्या हमारा ये इंटेंशन था? कि हमारा इंटेंशन इस तरह का होगा कि जल्द से जल्द हमको कोई पोटेंशियल कस्टमर मिल जाएगा, हम उनको ये गुड्स बेच देंगे और पैसे कमा लेंगे। तो इंटेंशन तो हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा इंटेंशन सोच के देखिएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कभी भी इंसान कोई भी स्टेप लेता है आगे तो नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं लेता है। नेगेटिव माइंडसेट होता तो वो स्टेप ही नहीं लेता, पॉजिटिव माइंडसेट होगा तभी तो वो आगे बढ़ा। खैर चलिए, ये गुड्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा।
गुड्स खरीदे, एक्सपेंस बढ़ गया, असेट नहीं एक्सपेंस बढ़ गया। क्रेडिट में खरीदे तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। एक्सपेंस और लायबिलिटीज दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब जिस तरह से ये ट्रांजैक्शन था उसमें गुड्स खरीदे गए थे, जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे थे, यहाँ पे हमने गुड्स बेचे हैं, उधार में बेचे हैं। मतलब ये है कि कस्टमर से हमने अभी तक पैसे रिसीव नहीं किए हैं। तो यहाँ पे भी क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ट्रांजैक्शन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है अगर तो या तो राइट टू रिसीव होगा या ड्यूटी टू पे। तो ऐसे केस में सोच के देखिए यहाँ पे क्या ये ड्यूटी टू पे है क्या? द आंसर इज नो। यहाँ पे ये राइट टू रिसीव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली आदत हो जाती है कि जहां भी वो क्रेडिट वर्ड देखते हैं तो उन्हें लगता है कि क्रेडिट है मतलब लायबिलिटी है, क्रेडिट है मतलब लायबिलिटी है। ऐसा नहीं है। और ये चीज वो कैसे सोच लेते हैं कि क्रेडिट है मतलब लायबिलिटी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि क्रेडिट जो है, क्रेडिट ग्रुप तो ये वाला है और यहाँ पे तो लायबिलिटी आती है। ये क्रेडिट और ये क्रेडिट ग्रुप दो अलग अलग बातें हैं। एक्चुअली आपको ये कंफ्यूजन हो भी सकता है क्योंकि दो अलग अलग क्रेडिट होते हैं। एक क्रेडिट का मतलब होता है उधार, एक क्रेडिट अकाउंट्स में यूज होता है जो डेबिट का ऑपोजिट है। इस क्रेडिट और इस क्रेडिट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दो बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं। ये जो हम ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट लिखते हैं उसका प्योरली मीनिंग है उधार वाला ट्रांजैक्शन। अब उधार हमारे साइड से भी हो सकता है, सामने वाली पार्टी के साइड से भी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट के ग्रुप का रूल लगाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट में क्रेडिट वर्ड यूज हो रहा है वो डेबिट के ऑपोजिट वाला एक शब्द है सिर्फ, जिसके मीनिंग की बात तो हमने अभी तक की ही नहीं है। इस क्रेडिट का मतलब उधार नहीं होता है। ट्रांजैक्शन में जो वर्ड यूज होता है क्रेडिट, उसका मीनिंग उधार है, लेकिन दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ये दोनों बोले सेम तरीके से जाते हैं, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये क्रेडिट ग्रुप है और यहाँ पे जो क्रेडिट वर्ड यूज कर रहे हैं उसका सिंपली मीनिंग है उधार। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं तो ऐसे केस में सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना है और हमें वो पेमेंट मिलना चाहिए, तो असेट बढ़ गया। गुड्स बेचे हमने, गुड्स बेचने का क्या मतलब है? यहाँ पे गुड्स खरीदना तो समझ में आया कि एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब समझिए गुड्स बेचने से हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। हमने अभी अभी बात की थी इनकम अक्रू होनी चाहिए। अक्रू होने का मतलब है कि हमने पैसे कमाने का राइट हमें मिल गया है, हमने अपना काम चूंकि कर दिया है। अब चाहे हम अपना काम गुड्स दे के करें या फिर हम अपना काम सर्विसेज दे के करें। हमने जो पहले एग्जांपल लिए रेंट वाले एग्जांपल में क्या था? पैसे नहीं मिल पाए थे और हम अपना काम कर रहे थे सर्विसेज दे के। यहाँ पे हमने अपना काम किया है गुड्स दे के। गुड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा जो काम होगा हम वही करेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे गुड्स बेचना हमारे लिए इनकम है। इनकम बढ़ गई और इनकम का नाम है गुड्स। एक्चुअली जहां भी हम गुड्स लिख रहे हैं ना, वहां पे एक चीज आप याद रखिएगा कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में हम गुड्स को परचेज बोलते हैं। और अगर हम गुड्स बेचते हैं और हमारी इनकम बढ़ती है तो ऐसे केस में हम गुड्स बेचने को सेल्स बोलते हैं। और सेल्स और परचेज जो है ये बहुत दो कॉमन टर्म्स हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे और आगे भी आप सुनेंगे। तो ये वर्ड्स अगर नहीं भी क्लियर हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट जो लॉजिक है वो तो क्लियर होना ही चाहिए। जो रूल्स हम देखते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली वो रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब फिर से देखते हैं, इनकम बढ़ रही है, असेट बढ़ रहा है। इनकम क्रेडिट ग्रुप का आइटम है, ये राइट टू रिसीव असेट है, असेट डेबिट ग्रुप का आइटम है। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, क्योंकि दोनों इंक्रीज ही होंगे, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा क्योंकि ग्रुप दोनों अलग अलग हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिक्स्थ ट्रांजैक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन हटाता हूं, आगे की बात अपन करते हैं। अब देखिए, आज एक आखिरी ट्रांजैक्शन हम और ले लेते हैं और इस आखिरी ट्रांजैक्शन के थ्रू एक नए असेट के बारे में समझते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, लिखा हुआ है goods sold and amount received
थ्रू चेक, हमने पहली बार यहाँ पे चेक देखा है। अमाउंट रिसीव थ्रू चेक लिखा हुआ है, मतलब हमें पैसे मिले हैं चेक के थ्रू, मतलब हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपको सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से कैश हमारे पास रेडिली अवेलेबल रहता है, वैसे ही हमारा बैंक बैलेंस भी है। हमारा बैंक बैलेंस भी हमारे लिए असेट है। आपने ऐसे पॉपुलरली डायलॉग सुने होंगे, आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो घर, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब असेट्स ही तो हैं। असेट्स ही तो इंसान गिनवाना चाहता है अगले को। तो ऐसे केस में कैश हो चाहे बैंक बैलेंस हो, ये दोनों ही हमारे लिए असेट्स हैं। अब देखिए, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक लिखा हुआ है, तो गुड्स का बेचना, गुड्स का बेचना हमारे लिए अगेन जो है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जब गुड्स खरीदते हैं तो खर्चा होता है, उन्हीं गुड्स को जब बेचते हैं तो हमारी इनकम होती है। तो यहाँ पे इनकम बढ़ गई और उस इनकम का नाम है गुड्स का बेचना, मतलब कि सेल्स। और इस नाम पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। अब इनकम बढ़ गई, उसके बाद दूसरा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि ये ट्रांजैक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है? ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने हमें चेक दे दिया है, मतलब उसने भी अपना काम पूरा कर लिया ना। हमारे कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, चाहे कैश में पेमेंट करे, चाहे हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, या फिर वो पेमेंट चेक से करे, उसका काम खत्म। हमने कुछ सप्लाई कर दिए हैं, हमारा भी काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे केस में जो ये चेक रिसीव हुआ है, ये अपने आप में एक असेट है हमारे लिए, और इस असेट का नाम कैश नहीं है, इस असेट का नाम है बैंक का बैलेंस, बैंक बैलेंस। क्योंकि चेक जैसे ही मिलेगा तो चेक अपने आप में कोई असेट नहीं है, वो चेक बैंक में लगेगा और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, पैसे बैंक में आ जाएंगे, वो बैंक बैलेंस हमारे लिए असेट है। तो ऐसे केस में इनकम भी बढ़ गई और हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर होना चाहिए। दोनों असेट और इनकम्स देखिए अलग अलग ग्रुप के हैं, और अलग अलग ग्रुप के हैं इसलिए उनका डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो पिछला जो एग्जाम्पल था और ये जो एग्जाम्पल है, 6th और 7th, दोनों में बिल्कुल सेम रूल्स लगे, लेकिन फर्क ये है कि पिछले वाले ट्रांजैक्शन में चूंकि वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन था, वहां पे राइट टू रिसीव बढ़ा था और वो भी एक असेट था, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है और चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है, और चेक यानी कि बैंक बैलेंस अगेन हमारे लिए असेट है। तो वहां पे भी रूल लगा था, इनकम बढ़ी, असेट बढ़ गया। इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसे ही गुड्स बेचेंगे इनकम बढ़ जाएगी, जैसे ही गुड्स खरीदेंगे इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस का इनकर होना और इनकम का अक्रू होना, इनका कैश के लेन देन से कोई मतलब नहीं है। गुड्स खरीदे हैं पर हो सकता है पेमेंट ना किया हो, अभी अभी ट्रांजैक्शन देखा तो एक्सपेंस इनकर हो गया है पर पेमेंट नहीं हुआ, गुड्स बेचे पर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, इनकम अक्रू हो गई पर कैश रिसीव नहीं हुआ। यहां पे तो ऐसा है कि इनकम अक्रू भी हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स बेच दिए हमने और पैसे भी मिल चुके हैं चेक के फॉर्म में, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। खैर चलिए इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमने काफी सारे ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, और ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना होता है, हमें न्यूमेरिकली आंसर कैसे देना है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसकी बात करेंगे। मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में डायरेक्टली हम डेबिट क्रेडिट की बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ तक के डिस्कशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होने लग जाएगी तो हमारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वहां पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब कि आने वाले काफी चैप्टर्स का बेस आपका रेडी हो जाएगा। बस हर चैप्टर में थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज होता जाएगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। खैर चलिए आज वाली क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।